अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 की लास्ट एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपकी बुक का आखिरी टॉपिक होने जा रहा है। इस क्लास में इस बुक के साथ हमारा सफर क्या होता है जी, खत्म होता है। बट मिलेंगे अभी क्लास 10th की मैथमेटिक्स के साथ, क्लास 10th की फिजिक्स के साथ। आप लोग क्लास 10th में चले जाओगे, 9th की फिजिक्स तो नहीं देखोगे। इस साल उसके लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हो सके, बट इंशाल्लाह जो आप लोगों के जूनियर्स होंगे इस साल जो क्लास 9th में आएंगे उनको वो लेक्चर्स भी टाइमली मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं जी हम अपना टॉपिक। क्या टॉपिक है जी? प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये वर्ड प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। बहुत आसान सा मतलब होता है इसका। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों के किसी भी चीज के होने के कितने चांस है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे आप लोगों के 75 आउट ऑफ 75 नंबर लेने के कितने चांस हैं, और तुम लोगों की शादी होने के कितने चांस हैं? 0। अभी नहीं सोचना, ओके, अभी तो हम कंसेप्ट समझ रहे हैं ना, वो समझो अच्छे से। इसके बाद बारिश होने के क्या चांस हैं, ये सारी चीजें किस में आती हैं बच्चों? प्रोबेबिलिटी में आती है। प्रोबेबिलिटी का बेसिकली क्या मतलब हुआ कि किसी भी काम के होने के कितने चांस हैं। और इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे? इस चांस को कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू देंगे कि किसी भी काम के होने के कितने चांसेस हैं। ओके, क्लियर है आप लोगों को? तो स्टार्ट करते हैं जी। प्रोबेबिलिटी का मतलब तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब कुछ टर्म्स आपने क्या करनी है? सीखनी है, समझनी है। सारी टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखो, मैंने इनकी डेफिनेशंस नहीं लिखी यहाँ पे, आप लोगों ने डेफिनेशंस नहीं रटनी। क्या करना है? जो जो कंसेप्ट में समझाऊंगा ना, आप लोगों ने क्या कर लेना है जी, जस्ट उर्दू में लिख लो। जिस जुबान में आप लोगों को समझ आ रहे हैं ना, उसमें आप लोग अपनी नोटबुक पे लिख के रख लो, क्योंकि जब ये टर्म्स आप लोगों को अच्छे से समझ आएंगी तो एक्सरसाइज आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे, बेशक आप लोगों को बुक से दिए जाएं, अनसीन दिए जाएं, जैसे मर्जी दिए जाएं, ये मैं गारंटी देता हूं कि तुम लोग सॉल्व कर लोगे। ओके, क्लियर है। प्रोबेबिलिटी का मतलब तो आप लोगों को समझ आ गया। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें कुछ टर्म्स क्या करनी होती हैं बच्चों? सीखनी होती है। उस टर्म में जो सबसे पहली टर्म आ जाती है क्या है जी? रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट से भी पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड एक्सपेरिमेंट है इसका क्या मतलब है। ये तो आप लोगों को पता होगा भी। जैसे मैं कोई भी काम करता हूं ना, मैं क्या कहता हूं जी? मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। ओके, क्लियर है। आप कोई भी काम परफॉर्म करते हो उसको सिंपल हम क्या कहते हैं बच्चों? एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है? ऐसा एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें आउटकम्स का तो आपको पता हो कि क्या क्या आ सकते हैं, बट ये ना पता हो कि क्या आएगा। कुछ समझ आई है? ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें जो आउटकम्स का मतलब रिजल्ट आना, जिसमें आप लोगों को ये तो पता है कि इसका रिजल्ट क्या क्या आ सकता है, बट ये नहीं पता कि क्या आएगा। क्या मतलब सर? कख समझ नहीं आ रही। एक बहुत ही आसान सी एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊंगा। देखो, लूडो तो खेली होगी आप लोगों ने, देखा हुआ है ये। जब क्या करते हो आप लोग? खेलते हो, इसको नीचे फेंकते हो, तो क्या चांस होते हैं किसी भी नंबर के आने के? देखो, ये जो डाइस है ये
इसमें कौन कौन से नंबर हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको पता है कि इन नंबर्स में से कोई भी नंबर आ सकता है। जब हम क्या करेंगे, इसको नीचे फेंकेंगे, ये काम करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, बट मुझे ये तो नहीं पता ना कि कौन सा नंबर आएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? रैंडम एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं, कि जिसमें मुझे पता तो है या 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 7 आ सकता है, बट ये नहीं पता कि जब मैं फेंकूंगा तो क्या आएगा। क्या बता? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। तो ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट्स जिसमें हमें आउटकम्स का पता तो हो कि क्या आ सकते हैं, बट ये ना पता हो कि क्या आएगा। ओके, क्लियर है? तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ओके, आगे इस बात की समझ, रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखो, आगे इसको उर्दू में लिख लो, जैसे समझ आ जाए आप लोगों को। क्लियर है? फिर अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं, यही एक चीज लेता हूं, यही एक्सपेरिमेंट लेता हूं। अब मेरे पास कितने आउटकम्स हैं, टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं? जब मैंने ये डाइस को लिया तो मुझे पता है जो मेरे पास टोटल आउटकम्स आ सकते हैं वो ये मैंने लिखे हुए, 1 2 3 4 5 6, ऐसा ही है। सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, जो सारे पॉसिबल आउटकम्स, जो मतलब रिजल्ट आ सकता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का, उन सब के कलेक्शन को हम कहते हैं सिंपल स्पेस। ओके, आगे बात समझ। तो इसी चीज से आपने एक और चीज समझ ली, दैट इज सिंपल स्पेस। क्या? के ऐसा एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसके जो पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल रिजल्ट्स बन सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंपल स्पेस कहते हैं। जैसे मैंने आपको ये डाइस की एग्जांपल दी, इसमें ये जो छक्का होता है ना, इसे डाइस कहते हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको फेंकता हूं तो मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ये सारे पॉसिबल आउटकम्स का सेट या कलेक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों? सिंपल स्पेस कहते हैं। ओके, क्लियर है? ये 2 टर्म्स आप लोगों को समझ आई कि क्या होता है सिंपल स्पेस एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब होता है। ओके, क्लियर है? एक बात याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी का वर्ड नजर आ जाए, तो वहां पे आपने सबसे पहले सिंपल स्पेस जरूर बनाना होता है। ओके, डाइस की एग्जांपल आती है, किसी की भी एग्जांपल आ जाती है, वहां पे आप सबसे पहले देखोगे कि इस एक्सपेरिमेंट में पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आप वो लिख लोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे थे। किसी भी क्वेश्चन में ये काम हमेशा करना होता है। क्लियर है यहां तक? ओके, चले नेक्स्ट, आसान बातें हैं ना। देखो, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपकी डेली लाइफ में से उठा के, ताकि आप लोगों को एक एक वर्ड बहुत अच्छे से समझ आए। अब आ जाओ इवेंट्स पे। इवेंट क्या होता है? मैं R.E का मतलब मैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करता हूं, ऐसा ही है। रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा करता हूं जी? मैं 2 कॉइन्स को टॉस करता हूं। कॉइन्स का पता है ना, मैच खेलते हुए, क्रिकेट मैच तो देखा होगा, तो शुरू में जो टॉस करते हैं ना, उससे क्या कहते हैं? कॉइन कहते हैं। तो मैं 2 कॉइन्स को क्या करता हूं बच्चों? टॉस करता हूं। तो ये चीज मुझे पता है ना, मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं। देखो, जब मैंने दोनों को क्या किया? टॉस किया। जैसे इस तरह का होता है ना कॉइन, इस साइड हेड लिखा हुआ होता है, इस साइड टेल लिखा हुआ होता है। या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। सो जब मैंने दोनों को टॉस किया, सबसे पहला पॉसिबल आउटकम दोनों पे हेड हेड आ सकता है, तो मैंने इसका सिंपल स्पेस बनाया, दोनों पे हेड हेड आ गया। या दोनों पे टेल टेल आ सकता है, मैंने टी
टी लिख दिया, दोनों पे टेल। फिर या तो एक पे हेड आएगा, दूसरे पे टेल आ जाएगा, या तो इस पे टेल आएगा, इस पे हेड आएगा। ये सारे इसके पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का ही ये मतलब है ना कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके पॉसिबल आउटकम्स का तो हमें पता हो, मतलब क्या क्या आ सकता है, बट क्या क्या आएगा वो ना पता हो। तो जब मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखा कि मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं जिसमें मैं दो कॉइन्स को टॉस करता हूं, ठीक है, ऊपर फेंकता हूं, तो मेरे पास क्या क्या आ सकता है, पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, या तो दोनों पे हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल आ सकता है, या इस पे टेल इस पे हेड, या इस पे हेड इस पे टेल, इसके अलावा तो कोई आउटकम नहीं हो सकता, ऐसा ही है। तो ये मेरे पास सिंपल स्पेस बन गया। ओके, क्लियर है। किसी भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना होगा। अब इसके बाद उन्होंने आप लोगों को एक चीज दी होगी जिसको हम इवेंट कहते हैं। उन्होंने आपको एक इवेंट दिया हुआ होगा, जैसे मैंने कहा हुआ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, चांस फाइंड करो ऑफ गेटिंग टू हेड्स। क्या मतलब कि मैंने जब इवेंट परफॉर्म किया ना, तो मैंने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ये चांस फाइंड करना है कि दोनों कॉइन्स पे हेड आने का चांस फाइंड करना है। चांस का सिंपल मतलब देखो, जब मेरे पास एक कॉइन की बात करता हूं, ये हेड है ये टेल है, जब मैं इसको टॉस करता हूं हेड आने का भी 50% चांस है, टेल आने के भी 50% चांस है, ऐसा ही है। तो यही कंसेप्ट हम लोगों ने यूज करने होते हैं। देखो उन्होंने पूछा हुआ है एक इवेंट में कि आपने क्या किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कि दोनों हेड्स आ जाएं। ओके, क्लियर है। अब देखो आपने सिंपल स्पेस में देखना होता है, ढूंढना होता है दोनों हेड्स कौन कौन से ऑप्शन में हैं। पहले ऑप्शन में दो हेड हैं, लिख लो। उसके बाद टेल टेल, ये तो नहीं पूछा हुआ, उन्होंने पूछा हुआ सिर्फ किसकी प्रोबेबिलिटी, दो हेड्स की। इसका मतलब है ये तो नहीं लिखूंगा, हेड टेल ये भी नहीं, दो हेड्स तो नहीं है ना, एक तो है, बट इन्होंने कहा हुआ है दो हेड्स का। अब ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि सिंपल स्पेस में सिर्फ एक ये हमारे पास ऑप्शन है जो हमें दोनों हेड्स दे रहा है। सबसे पहला काम हमेशा सिंपल स्पेस बनाया किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, फिर जो प्रोबेबिलिटी उन्होंने दी हुई है ना उसमें देखो, उसके अकॉर्डिंग देखो सिंपल स्पेस में कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, यहां पे चिपका दो। क्लियर। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये जो इवेंट ए दिया हुआ है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करेंगे, इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये जो पी के अंदर ब्रैकेट में लिखा है ना, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। इसका क्या फार्मूला होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। बताता हूं, पहले फार्मूला याद रखो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी के लिए आप लोग क्या, प्रोबेबिलिटी के लिए रट लो फार्मूला, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसके बाद किस मर्जी क्लास में, जिस मर्जी क्लास में पढ़ोगे ना, यही फार्मूला यूज होगा, यही कंसेप्ट होंगे। क्लियर है, सीख लो चीजें। अब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब ये दो जो ऊपर नीचे लाइंस लिखी हुई हैं इनका क्या मतलब है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमेशा सिंपल स्पेस में देखो 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आगे, 4 आगे। यस, सो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स का समझ आ गया। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये आपने देखने होते हैं इवेंट में कि हमसे उन्होंने जो पूछा हुआ है, जो इवेंट दिया हुआ है उसमें कितने रिजल्ट आ रहे हैं, एक आ रहा है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया। ओके, सो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मैं फाइंड करूं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने आ रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाय टोटल 4, 1 डिवाइडेड बाय 4 करो, आपके पास क्या आता है, जल्दी जल्दी निकाल लो कैलकुलेटर, 1 डिवाइडेड बाय 4 0.25 क्या आएगा बच्चों,
0.25। ओके, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट समझ आया। अब प्रोबेबिलिटी को सिंपल वर्ड्स में इस तरह भी लिखेंगे, क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, यहाँ पे इवेंट जो भी पूछा हो ना, एक ही जगह बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, जो भी हो, तो पी के आगे ब्रैकेट में वो लिखोगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब एन ऑफ ए। ये इसमें एन का मतलब होता है टोटल, टोटल जो इस ए में आउटकम्स आ रहे हैं ना, वो कितने बच्चों? एक था, लिख दिया मैंने। एन एस एस का मतलब ये सिंपल स्पेस में जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो लिख दो। आंसर क्या आ गया? 0.25। तो आप लोग इस फॉर्मूले के साथ ये चीज भी यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं। क्लियर? प्रोबेबिलिटी की समझ आ गई। अब इसी के साथ हम देखते हैं जी कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, इसी के साथ लिंक है। देखो, प्रोबेबिलिटी में मैंने कहा कि किसी भी काम के होने के कितने चांसेस हैं, किसी भी इवेंट के। यहाँ पे इवेंट ए था ना, कि इस इवेंट ए के होने के कितने चांसेस हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अगर मैं कहूं कि ये जो इवेंट ए है इसके न होने के कितने चांसेस है, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। क्या? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो इवेंट है इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फाइंड करो, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसका? इस ए का। इसको डिनोट करेंगे ए प्राइम से। जब भी किसी भी ए इवेंट हो, बी हो, सी हो, उस पे प्राइम आ जाए ना, इसका क्या मतलब होगा कि हमने गिवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फाइंड करना है। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा कि ये जो इवेंट है इसके ना होने के चांसेस। ओके, ना होने के चांसेस क्या होंगे बच्चों? फिर मुझे आउटकम्स में ये नहीं लिखना पड़ेगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी ना होने के चांसेस तो ये है ना, कितने? 1 2 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 4। अब 3 डिवाइडेड बाई 4 करके देखो कैलकुलेटर पे, दैट इज 0.75। ओके, क्लियर है? आगे बात समझ आप लोगों को किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने की और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फाइंड करने का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ओके, क्लियर है? अब एक और बात, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 एंड 1 के दरमियान होती है, या 0 होती है, या 1 होती है, या इनके दरमियान होती है। कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ओके, क्लियर है ये बात आप लोगों को? फिर चलते हैं जी के दो टर्म्स हो रहे हैं, श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट। क्या होता है श्योर इवेंट? का मतलब होता है, एक एग्जांपल से ही समझाता हूं। अगर आप लोगों ने सिंपल टास्क किया हो क्रिकेट खेलते हुए, स्पेशली लड़कों ने, कि यही होगा, एक पत्थर उठाते हैं, इस तरह का प्लेन होता है जो दोनों साइड से, ऐसे ही है, एक साइड को गीला करते हैं, फिर टास्क करते हैं कि बताओ जी क्या आएगा। ठीक है, उसको बेसिकली एक जो खुशक साइड होती है उसको, और एक जो गीली साइड होती है, ठीक है, सुक एंड सेन कहते हैं। ठीक, जो गीली उसको सेन, जो खुशक साइड होती है उसको क्या कहते हैं? सुक कहते हैं। तो अब बच्चे फेंकते हैं, बता जी हाँ जी क्या आएगा, तो दूसरा बंदा बोलता है हाँ जी सेन आएगा या सुक आएगा। तो इक्वल इक्वल प्रोबेबिलिटी है ना, उसी तरह हेड या टेल आने की। अब अगर मैं दोनों साइड को गीला कर दूं और पूछूं कि बताओ कि ये जो हमारे पास सिन, मतलब जो गीली साइड है, वो आने के कितने चांसेस हैं? तो वो आने के तो 100% चांसेस है ना, क्योंकि दोनों साइड्स क्या हैं? गीली हैं। तो ऐसे इवेंट को श्योर इवेंट कहते हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आए? 1 आए। क्लियर है? ओके, श्योर इवेंट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी 1, एंड इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी हमेशा 0। श्योर इवेंट का कंसेप्ट समझ आया? अब इसी तरह इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा? अब मैंने कहा ना, जैसे दोनों साइड गीली हैं, अगर मैं आपसे पूछूं जब मैं इसको टॉस करता हूं तो खुशक साइड आने के कितने चांसेस हैं? 0। क्यों? क्योंकि दोनों साइड्स तो गीली है ना, खुशक साइड तो आ ही नहीं सकती। ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास हमेशा किसके बराबर होती है जी? 0 के बराबर। श्योर इवेंट की हमेशा
1 के बराबर। ओके, क्लियर है यहां तक ये सारे कंसेप्ट। सो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज 11.3 का कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोई 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, उनमें क्या करना है, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पार्ट 1 जो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करो हेड अपीयर्स इन टॉसिंग अ फेयर कॉइन। एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। फेयर का क्या मतलब है, फेयर कॉइन लिखा हुआ है ना, फेयर का मतलब होता है ऐसा कॉइन जिसमें हेड या टेल आने की बराबर बराबर चांसेस हो। देखो ऐसी प्लेन साइड होनी चाहिए, ये हेड आ गया ये टेल, जब इसको मैं टॉस करता हूं तो या तो मेरे पास हेड आ सकता है या टेल, बराबर चांसेस है, तो ऐसे कॉइन को कहते हैं फेयर कॉइन। अब कुछ जैसे पत्थर उठा लो ना, तो वहां पे कुछ साइड, एक साइड से तो प्लेन हो बट दूसरी साइड से वो थोड़ा प्लेन ना हो, तो ऐसा फेयर कॉइन नहीं होता, उसमें एक नंबर आने की ज्यादा चांस होते हैं। सो फेयर कॉइन का मतलब बिल्कुल ऐसी साइड होनी चाहिए ताकि दोनों नंबर्स के आने का बराबर चांस हो। ओके, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, जो भी चीज उन्होंने पूछी हुई ना वो लिखो। व्हेन वी टॉस अ फेयर कॉइन, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ सकता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सिंपल स्पेस कहा था ना सबसे पहले लिखना है, सिंपल स्पेस का क्या मतलब है, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम, या जो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, एच एंड टी हो सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल। सिंपल स्पेस से इसको एस लिखो। ओके, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यहां तक बात क्लियर है। फिर हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। इवेंट हेड दिया हुआ है ना, हमने पी, मैंने कहा था ना ब्रैकेट में जो इवेंट हो वो लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, क्लियर है। अब फार्मूला वो नीचे लिखा हुआ था उधर ही है, मैंने चेंज मिटाया नहीं है, कौन दोबारा लिखेगा। ओके, एज वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एच किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो यहां पे लिखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल कितने नंबर्स हैं बच्चों, एन एस भी कह सकता हूं ना, सिंपल स्पेस में टोटल कितने, 1 2। ओके, फिर हमने क्या करना है, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स, एन एच ना, एच की हमें पूछी हुई है प्रोबेबिलिटी। देखो हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो हेड के चांस 1। क्लियर है ये बातें। इसके बाद ये जगह बच गई जो रहने दो, आपने लिखना एज वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हमारे पास बराबर है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टू 1/2 क्या होता है बच्चों, 0.5। ओके, क्लियर है। 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज दिस वन। कोई भी क्वेश्चन आता है ना, आपने इसी तरीके से करना है। क्लियर है। सबसे पहले सिंपल स्पेस बनाओ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख के ये फार्मूला चिपका के आंसर निकाल लो। ओके, क्लियर है ये बात। कंटिन्यू करूं, नेक्स्ट पार्ट 2 पे आ जाओ जी। पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के A 5 appears in rolling a 6 face क्यूबिकल डाई। वही डाइस, ये जो छक्का होता है सिंपल क्यूबिकल डाइस होता है, इसमें कह रहे हैं 5 आने के कितने चांसेस हैं। ओके, यही है ना, a 5 appears in rolling a 6 face क्यूबिकल डाई। अगर हम एक क्या करते हैं, डाई को रोल करते हैं, तो 5 आने के कितने चांसेस हैं। अब देखो व्हेन वी, वही चीज लिखो जो इन्होंने कही हुई है, व्हेन वी रोल, एक जब हम रोल करते हैं आ क्यूबिकल डाई को, द टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं डाई में, 6। सो 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही है। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 आने की प्रोबेबिलिटी, P ऑफ 5
ऐसा ही है। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देख लो, गिन लो, इसमें 1 2 6 है ना, 6। अब 5 कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। आगे बात समझ कि एक डाइस को रोल कर रहे हैं, इसमें 6 आउटकम्स होते हैं, सिंपल स्पेस बना लिया। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 की फाइंड करनी है, पी ऑफ 5, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स गिन लो, सिंपल स्पेस में 6 हैं। अब 5 आने की प्रोबेबिलिटी सिंपल स्पेस में देखो 5 कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। That is possible number of outcomes. अब as we know that probability of getting 5, ओके, enough is enough, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, 1/2 0.5 ही इसका क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। ओके, क्लियर है ये बात आप लोगों को? आसान बातें हैं, बड़ी ही आसान बातें हैं। जस्ट क्या होता है जी, कंसेप्ट हम लोगों ने समझना होता है। ओके, सॉरी, 1/2 किधर? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 6 हैं, 1/6। 1/6 को आप कर लो, जो भी आंसर आता है लिख लो, या 1/6 तक भी रखो, एक ही बात है, क्योंकि बुक में आपका आंसर आई थिंक क्या है, चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज है आपकी 11, 1/6 है। ओके, 1/6 ही रहने दो फिर, अगर बुक में ये है। फिर आ जाओ आप लोग पार्ट नंबर 3 पे। आप क्या कह रहे हैं? An even number appears when a perfect cubical die is rolled. Okay, again वही बात है perfect cubical की, die की, एक परफेक्ट होना चाहिए, हर नंबर के आने के इक्वल चांस होने चाहिए, सिंपल। ओके, क्लियर है। फेयर का भी वही मतलब होता है, एक ही कंसेप्ट होते हैं। अब जब हम डाई को रोल करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स तो यही होंगे ना बच्चों, सिंपल स्पेस तो यही बनेगा। अब हमने फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लिख लो, एन ओ लिखता हूं, आप पूरा नंबर लिखना। क्लियर है? इवन कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। अब देखो इवन तो पता है ना क्या होते हैं, 2, जो 2 के टेबल में आए, 2 4 6, तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स 3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल नंबर्स इन इवन में जो टोटल नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3, सो टोटल हमारे पास तो 6 ही होंगे। अब 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं, टोटल 6 हैं, 1/2 करके 0.5 लिखो, बुक में आंसर 1/2 है, इधर ही रख लो। ओके, आगे बात समझ के जब हम एक क्यूबिकल डाइस को रोल करते हैं तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। इवन या तो 2 हो सकता है, या 4 आ सकता है, या 6। क्या फार्मूला? फार्मूले से पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 ही है, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स इवन आने के 1 या 2 या 4 या 6, मतलब 3 आ गए। 3 डिवाइडेड बाय 6 करो तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ओके, क्लियर है ये बातें? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जस्ट कंसेप्ट समझना था, बाकी काम आसान है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी, के डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अगेन कुछ तो 3 पार्ट्स हैं, उनमें कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पार्ट 1 में पूछ रहे हैं कि सम 8 अपीयर्स इन अ सिंगल टॉस ऑफ पेयर ऑफ फेयर डाइस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। जब इस तरह के मैं 2 डाइस क्या करता हूं, टॉस करता हूं, तो जब टॉस करूंगा कुछ नंबर्स तो आएंगे ना, उन नंबर का जो सम है वो 8 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्लियर है? अब आ जाओ, हमने वही बात है कि जब एक व्हेन वी रोल आप पेयर लिख लो, पेयर ऑफ, इधर ऊपर में लिख लेता हूं PIAR, पेयर ऑफ क्यूबिकल डाइस। ओके, क्लियर है? DICE जो आपकी बुक में स्पेलिंग्स लिखी होती है क्वेश्चन में वही यूज करना, यही लिखी हुई है तो मैं यही यूज करूंगा। देखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकते हैं, अब चेंज होंगे ना, एक तो नहीं, अब मैं 2 फेंक रहा हूं, ऐसे ऐसे ही है। देखो अब पहला जब होगा उसको मैं S1 कह देता हूं, फिर इसी तरह S2 में भी यही आएगा, 1 2 3 4 5 8 6। क्लियर है? टोटल पॉसिबल आउटकम इज हेडिंग देके पहले लिखो S1 इज इक्वल टू, फिर S2 इज इक्वल टू। अब S1 into S2 हमने निकालना है। S1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक अलग अलग कॉइन्स की तो नहीं निकालनी ना, दोनों कॉइन्स इकट्ठे टॉस करने हैं।
सम 8 आने की, दोनों कॉइन्स पे जो नंबर आएगा ना उनका सम 8 हो, ये आने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमने निकालनी है। अब एस इंटू S1 इंटू S2 कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे लाइन लगाता हूं, आगे लिख लेता हूं ताकि ये रेज ना करना पड़े। पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स, अब देखो इनको मल्टीप्लाई करना आता है ना, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, फिर इसी 1 को 3 के साथ, इसी 1 को 4 के साथ, इसी 1 को 5 के साथ, इसी 1 को 6 के साथ। 1 की कहानी खत्म, 2 पे आओ। 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ, 2 5 के साथ, 2 6 के साथ, फिर 3 पे आओ, 3 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, फिर 4 पे आओ, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, फिर 5 पे आओ, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 6 बच गया, 6 1 के साथ, 6 2 के साथ, 6 3 के साथ, 6 4 के साथ, 6 5 के साथ, 6 6 के साथ। पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स ये सारे आ सकते हैं। या मैं इस तरह के दो कॉइन्स को क्या करता हूं बच्चों, रोल करता हूं, ऐसा ही है। इस बात की समझ जाइए ना, मैंने पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे लिखे, आपने कैसे लिखने, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू नहीं, ऐसे डॉट्स डाल के नीचे लाइन में लिखो S1 इज इक्वल टू, फिर नेक्स्ट लाइन में S2 इज इक्वल टू, हम दोनों को टॉस कर रहे हैं, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, इसको लिख दो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है आप लोगों को यहां तक। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बच्चों, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8 आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसको मैं थोड़ा रेज करके थोड़ा छोटा करके लिख लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या, द सम ऑफ 2 डाइस इज 8। जब डाइस हम क्या करते हैं, रोल करते हैं, तो सम 8 आने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ डाइस 8 लिख दो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जो सम 8, ठीक है, ओके, सम लिख लो जी 8 के बराबर, ये चीज हमने फाइंड करनी है। ओके, इवन की जगह आप लिख लो सम किसके बराबर 8 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, अब जो पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स गिनो जरा, 6 से इंटू 6 36 होंगे, देख लो, ऐसा ही है, 36 ही है, हमेशा गिन लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 36। अब जो सम 8 आने के कितने चांसेस हैं, अब देखो कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका सम 8 बन रहा है, नहीं है, यहां तक तो नहीं है। एक ये नंबर है 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 5 होगा 8, 3 प्लस 6 4 प्लस 4 होगा, फिर 4 में नहीं आएगा, 5 प्लस 3 होगा, 6 प्लस 2 होगा, जस्ट यही नंबर्स होंगे, देख लो। ओके, देखो 1 प्लस 6 करेंगे 7 तक आएगा, 8 नहीं हो सकता, 2 प्लस 6 करेंगे 8 हो सकता है, फिर 3 प्लस 5 4 में जाके 4 प्लस 4 5 में जाके 5 प्लस 3 6 में जाके 6 प्लस 2, तो 6 नंबर्स बने, 1 2 3, किधर गए, 1 2 3 4 5 भी बनते हैं, 5 बाई 6, 5 आंसर देख लेते हैं, 5 बाई 6, 5 बाई 6 जो आंसर है लिख लो, ये इधर ही तक रख लो, एक ही बात है, ऐसा ही है। 5 बाई 6 आपका क्या आ जाता है जी, 5 बाई 36 आंसर आ जाता है। अब पार्ट 2 में कह रहे हैं सम 11 कम्स अप इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ पेयर ऑफ एयर डाइस।
ओके, सम 11 की बात है, अब सारा कुछ यही रहेगा। अब यहाँ पे पार्ट 2, सम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ टॉसेस लिख लो। सम ऑफ टॉसेस जो वर्ड हमने यूज किया हुआ है, पहले में भी टॉसेस कर लो 11। ओके, सम क्या बच्चों, सॉरी सम ही कर दो इज इक्वल टू 11। ओके, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो जो आप लोगों को आसान लगे, मसला नहीं है। अब देखो टोटल तो यही रहेंगे 11। अब देखो सम 11, देखो ये सारे पेयर्स में वो कौन सा पेयर है जिन दो को ऐड करूं उनका सम 11 है। 6 + 1 7 तो हो ही नहीं सकता। जब 2 और 6 की बात है, 2 और 6 आखिरी नंबर, सबसे बड़ा नंबर 8 हो ही नहीं सकता। फिर 3 + 3, जब मैंने 1 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई किया 11 नहीं आ सकता। 2 को किया नहीं आ सकता क्योंकि बड़ा नंबर 6 है, 6 + 2 9। 3 को साथ किया, 3 + 4 के साथ किया, 3 के साथ किया 9, 4 के साथ 10 किया, सॉरी 4 के साथ 6 किया 10, 4 + 5 11 आ सकता है, सॉरी 5 + 6 क्या हो गया है ये, ठीक है। एक ये नंबर है, देखो 4 यहाँ पे है ना, 4 को इस सारे के साथ करूंगा 6 तक लेके जाओ ना, 6 + 4 10, नॉट पॉसिबल। 5 पे आओ, इन सारे नंबर्स पे नहीं, 5 + 6 11, 6 पे आओ, 6 + 5 11, ये 2 डिवाइडेड बाय 36। ओके, प्रोबेबिलिटी अब यहाँ पे लिखना है सम ऑफ 11, प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 11 आने का, ये 36 करना है पिछले में, ये छोटी छोटी बातें तो लिख सकते हो ना, ठीक है। अब 1 डिवाइडेड बाई 36, क्लियर है ना, सॉरी 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 2 डिवाइडेड बाई 36, 2 के साथ 1 डिवाइडेड बाई 18 आ जाएगा। पिछले में मैंने 6 ही लिखा रखा है कहीं, तो आपने 5/36 करना है, क्लियर है, ये बात भी आ गई समझ। अब आ जाओ जी, 2 डाइस शो द सेम नंबर, 2 डाइस सेम नंबर शो करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ऐसा ही है। ये 1 2 2 2 2 2, ये 2 3 3 3 4 5 5 5 6, ये आ गया 6। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ टॉसेस नहीं, अब सम का बात आ गया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर, ओके, ऑन बोथ डाइस लिख लो या कॉइन लिख लो। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आगे इस ब्रैकेट में आप सेम नंबर डाल दो, SOM सेम, NO सेम नंबर, ठीक है, सेम NO या पूरा लिख लो सेम नंबर, यहां पे भी सेम NO सेम नंबर, यहां पे भी सेम नंबर। आप देखो 6 है ना फेवरेबल आउटकम, 6/36, 6 1 जार 6 6 जार, तो 1/6 आंसर आ जाएगा। ओके, आगे बात समझ आप लोगों को इस क्वेश्चन की, तो कंटिन्यू करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, हाँ गया, यस, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फिर कह रहे हैं 2 डाइस को मैं थ्रो करता हूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 6, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि सम 6 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, देखो जब अगेन 2 डाइस को फेंकेंगे तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स तो यही आ सकते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ पे आप लोगों को, ये यहां तक तो यही रहेगा पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी यही रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या था फर्स्ट पार्ट में, सम इज 6। अब आपने इन सारों में देखना है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको मैं ऐड करूं तो मेरे पास उनका सम 6 है। 5 + 1 6, एक हो गया, 2 2 2 2 + 4 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6, और 6 में ऐसा कोई भी नहीं है, इसका मतलब है 1 2 3 4 5, 6 + 1 भी 7 हो जाएगा, 5 नंबर्स। क्लियर है, यहाँ पे सम सेम नहीं, सम क्या बच्चों, SUM वाला सम है, 6 SUM का मतलब होता है प्लस करना, एक और सम होता है SOM वाला, वो कुछ होता है, ठीक है। SUM सम 6 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई बच्चों, 6, सम 6 आने की 5 बार आ सकता है, टोटल 36 ही, तो 5/36 ही आंसर रहेगा। क्लियर है,
आगे बात समझ आप लोगों को इसकी? ओके, क्लियर है ये बात आ गई। तो फिर चलें नेक्स्ट। फिर कह रहे हैं पार्ट नंबर 2 में, दिस वन इज ट्रू, के सम इज 4 4 1 + 3 आ सकता है, एक 2 + 2 आ सकता है, 3 + 1 आ सकता है, 4 में जाके नहीं आ सकता, 4 + 1 भी 5 हो जाएगा। पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स 3 3 डिवाइडेड बाय 36, ये तो कैंसिल हो रहा है ना, 3 1 टाइम्स 3 3 12 टाइम्स 1/12, ऐसा ही है, ये आंसर आ गया। अब सम क्या बच्चों, 4 आने की प्रोबेबिलिटी है ना 4, सम इज इक्वल टू 4, सम इज इक्वल टू, ये थोड़ा बड़ा कर दो चलो, p सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऐसा ही है। ओके, फिर थर्ड है द सम इज इवन, द सम इज, इसी तरह सम क्या आए बच्चों, EVEN, इवन लिखो पूरा, आउटकम्स प्रोबेबिलिटी किसकी, के सम इवन आ जाए। कितने हमारे पास नंबर हो सकते हैं, अब देखो 1 + 1 2, इवन 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 18 आएगा आई थिंक, क्योंकि 1 जब मल्टीप्लाई करूं फिर भी 3, इस केस में 3 6 9 12 15 18, ठीक है, ऐसे ये देख लो 18 ही आता है, 18 डिवाइडेड बाय 36 कर दो 1/2। कैसे पता चला मुझे, मैंने पहले देखा 1 + 1 2, 1 + 3 4, 5 + 1 6, यही इवन है ना, ये तो इवन नहीं है 3 और 5, ऐसा ही है। जब मैंने 1 के सारे के साथ मल्टीप्लाई किया 3 बार ही बनाया, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3, 3 को 3, 4 को 3, 5 को 3, 6 को 3 3 3 3 3 3 ऐड कर लो 6 बार 18। ओके, क्लियर है ये बात आप लोगों को? यहां पे आपके क्या होते हैं बच्चों, 3 क्वेश्चंस कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी, के अ फेयर डाइस इज रोल, अब एक ही डाइस को रोल किया जाता है, वही लिखा व्हेन अ डाइस, व्हेन वी रोल अ फेयर डाइस, ठीक है, एक डाइस को रोल करता हूं, एक छक्के को फेंकता हूं, तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं बच्चों, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, पॉसिबल आउटकम 1 से 6 तक हो सकते हैं, ऐसा ये सिंपल स्पेस हो गया। अब वी हैव टू फाइंड, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट 4 में, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, याद है ना बेसिक कंसेप्ट में बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वो होता है, क्या होता है, इसके ना आने के चांसेस हो। ओके, जैसे कोई इवेंट होता है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी का मतलब इसके आने के कितने चांसेस हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब इस इवेंट के ना होने के कितने चांसेस हैं। तो जो भी सिचुएशन दी होगी हम देखेंगे कि इसके ना होने के कितने चांसेस हैं। ओके, पार्ट 1 में पूछ रहे हैं अ नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर आने के कितने चांसेस नहीं है, नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है, पॉसिबल इवेंट, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करनी है, अब कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करनी है, या लिख लो प्रोबेबिलिटी की, लिखो ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4 लिखोगे, कैसे लिखोगे, जैसे आपको आसान लगता है, ऑफ नंबर लेस देन 4 होगा, ऐसा ही है, लेस देन 4, या वही वर्डिंग लिख लो, प्रोबेबिलिटी की जगह यहां पे वर्ड यूज कर लो, वी हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, COMPLEMENTARY, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ओके, ऑफ गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 4। अब देखो आपने क्या फाइंड करना है, किसी भी नंबर की क्या फाइंड करनी है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब प्राइम फाइंड करना है, ऐसा ही है, नंबर का प्राइम, प्राइम ऑफ व्हाट, ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, ऐसा ही है। ये मैंने नंबर पे जो ये डैश डाली है, इसका क्या मतलब है बच्चों, कंप्लीमेंट्री इवेंट, ऐसे ही है। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स में ये नहीं लिखना कि अब 4 से बड़ा नंबर आने के कितने चांसेस हैं, ओके, उन्होंने कहा है कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करो, इसका मतलब है 4 से बड़ा आने के कितने आउटकम्स थे, 5 और 6 दो थे ना, इन दो को छोड़ के इन दो के ना आने की कितनी प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब है ये दो छोड़ दो, बाकी कितने बचे 1 2 3 4, तो ये आपके पास नंबर इज
ये 4 बच्चे। ऐसा ही है ऑफ नंबर की प्रोबेबिलिटी। इस बात की समझ आइए मैंने 4 क्यों लिखा। देखो उन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी अगर होती है ना ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 में कितने नंबर्स हैं 2, बट मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ये 2 नंबर्स ना आए, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालना है। तो बाकी कितने बचे 4, 4 डिवाइडेड बाय 6 कर दो, 4 डिवाइडेड बाय 6, 2 के टेबल के साथ 2 2004 2 3006। ऐसा ही है, क्लियर है, आगे बात समझ। ओके अब दूसरे पार्ट में कह रहे हैं इन इवन नंबर आने का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फाइंड करो। नंबर इज इक्वल टू इवन, ओके, कंप्लीमेंट्री का इवन ना आने की प्रोबेबिलिटी। ऐसा ही है 1 3 5, ये तो क्या हो जाएगा 3/6, 3/6 1/2 हो गया। ऐसा ही है, ये चेंज करना है यहाँ पे इज इक्वल टू इवन, ठीक है, यहाँ पे भी कर दो, यहाँ पे भी इज इक्वल टू इवन कर दो दूसरे पार्ट। ऐसा ही है, अब आ जाओ तीसरे पे। तीसरे में कह रहे हैं अ नंबर लेस देन 2, लेस देन 2 सिर्फ एक नंबर है। ऐसा ही है, बट हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये नंबर ना आने के कितने चांस है। बाकी 5 बचे, 5 लिख लो, 5/6। ओके, अ नंबर ग्रेटर देन क्या था, अ नंबर लेस देन 1, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना, ये ना आने के चांस लेस देन 1, 5/6। ऐसा ही है, 5/6 ही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके क्लियर है, यहां पे भी इवन ही अब लेस देन 1 करो। आ रही है ना बात समझ आप लोगों को, ऐसे लिखना है। ओके क्लियर है यहां तक बात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अब ये डाइस वाला चक्कर खत्म हो गया है। अब कह रहे हैं a bag contain 5 white ball, 4 black balls and 3 red balls। अब क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पे लिखता हूं पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके अच्छा, उससे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन दैट, एक गिवन है कि आ बैग कंटेन्स, क्या क्या है बैग में बच्चों, 5 व्हाइट बॉल्स हैं, 4 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स। ओके ये चीजें हैं। फिर 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बैग है ना जिसमें 5 कितनी है व्हाइट बॉल, 4 ब्लैक और 3 रेड बॉल्स हैं। अब एक बैग में ये सारी जमा है, तो जो अगर मैं टोटल बॉल्स कर दूं, अगर टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है बच्चों, 5 और 4 9 और 3 12, 12। ऐसा ही है, अब अगर एक रैंडम बॉल निकालूं तो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल आने के कितने चांस हैं। अब एज वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल आने के कितने चांस हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। ओके इसके बाद आप लोगों ने यहां पे आ जाओ, एज वी नो दैट यही फार्मूला लिखना है, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। अब व्हाइट बॉल कितने देखो जरा, ऊपर कितने गिवन है व्हाइट बॉल, 5 प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसा ही है 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 12, 5 डिवाइडेड। आ गई बात समझ। देखो व्हाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 5 व्हाइट बॉल है ना, मैंने कहा था ना कि सिंपल स्पेस में देख लो जो उन्होंने इवेंट पूछा हुआ वो कितनी बार आ रहा है। अगर मैं इसका बनाऊं सिंपल स्पेस, यहाँ पे जरूरत तो नहीं है, चलो बना देता हूं। ओके सिंपल स्पेस क्या होगा, व्हाइट 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 5 बार आएगा, मैं डब्ल्यू लिख लेता हूँ, डब्ल्यू 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 5 बार, 4 बार ब्लैक, बी 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 बी,
3 बार रेड और ऐसा है, ठीक है। ये आप सिंपल स्पेस बेशक ना बनाओ, यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है, हमें पता है 5 है, 3 है, 2 है। जब उस तरह के सिचुएशन होती है ना, डिफरेंट नंबर्स में फिर बनाना होता है। क्लियर है? यहाँ पे बना भी दो, मर्जी है ना भी ना हो, फर्क ही नहीं पड़ता, याद रखना, ठीक है। ऐसे वाइट वाइट 5 बार लिख लो, अच्छी बात है, लिख लो, बट नहीं लिखोगे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे व्हाइट बॉल्स आ जाएंगी 5 बाय 12। ओके, ये था इसका पार्ट नंबर 1। फिर दूसरे में है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। दूसरे में कह रहे हैं बताओ रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। RED रेड, इसकी जगह रेड कर दो। रेड बॉलिंग कितनी है बच्चों? 3 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 बाय 12। 3 1s are 3 4s are 12, 1 by 4। ऐसा ही है। क्लियर है ये बात? अब तीसरे में कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, इधर गया, नॉट ब्लैक बॉल। अब कह रहे हैं कि अगर एक रेंडमली में बॉल उठाता हूं ना बैग में से, तो नॉट, क्या चांस है कि वो बॉल ब्लैक ना हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ब्लैक, ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है, नॉट ब्लैक। प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लैक नहीं होनी चाहिए, व्हाइट या रेड हो सकती है। 5 + 3 दोनों को ऐड कर दो, 8 बस, 8 × 12। ओके, 2 4s are 12, 2 3s are, sorry 4 3s are 12, 2 divided by 3। ओके, आगे बात समझ क्वेश्चन नंबर 5 की। आसान बातें थी कि एक बैग है जिसमें मैंने 5 व्हाइट बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं। एक बॉल में उठाता हूं, क्या चांस है कि वो व्हाइट आए? व्हाइट आने की 5 बाय 12। क्या चांस है कि वो रेड आए? 3 बाय 12। क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक ना हो? ब्लैक ना हो, व्हाइट और रेड दोनों हो सकती है ना। 5 + 3 8 डिवाइडेड बाय 12। ओके, क्लियर है जहां तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को अरेंज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास के 1 person इज chosen at random from a group containing, एक ग्रुप है, given that a group containing, एक ग्रुप है जिसमें क्या क्या है जी? 5 आदमी हैं, मेन हैं, 4 वुमेन हैं, 4 औरतें हैं, एंड 6 चिल्ड्रन, और 6 बच्चे हैं। ठीक है, ये ग्रुप के बारे में लिख लिया। अब वी हैव टू फाइंड, हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट, हमने चांस फाइंड करना है। अब देखो एक ग्रुप है ना, ऐसे ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं, उनमें 5 मर्द हैं, 4 औरतें, 6 बच्चे हैं। ओके, सो यहां पे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पीपल लिख लो, कुछ लिख लो। टोटल नंबर ऑफ पीपल 5 और 4 9 और 6 15, 15। ऐसा ही है, या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी लिख सकते हो जो यहां पे है। ओके, आउटकम्स ही लिख लो जी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वो वर्ड भी यूज कर सकते हो। ओके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ गए? 5 4 9 और 6 15। अगर मैं एक ग्रुप जिसमें 5 मर्द, 4 औरतें और 6 बच्चे हो, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6। अब कह रहे हैं अगर मैं रेंडमली किसी एक को चूज करूं, तो बताओ कि वो बच्चा होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ चाइल्ड, बच्चा चूज करूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ चाइल्ड। इधर आ जाओ, पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड। अब देखो चाइल्ड में बेशक लिख दो नंबर ऑफ, एन पूरा लिखना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। क्या हो सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स? कितने बच्चों? एन ऑफ व्हाइट आने के कितने चांसेस हैं? ये क्या होगा? एन ऑफ एस। ये चीजें तो आपको पता है ना, साथ साथ लिखनी है, जिन क्वेश्चन में मैंने नहीं मिली। एन ऑफ व्हाइट नहीं, सॉरी, चाइल्ड, बच्चे 6 ना, 6। ओके, तो
बच्चा चाइल्ड आने की प्रोबेबिलिटी 6, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय 15, 6 को 2 3s आर और 3 5,000, 2/5। ऐसे ये 3 के टेबल से जाते हैं ना, 2 3s आर, 3 2s आर, 3 5s आर। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ये हो गया। अब कह रहे हैं कि अगर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, अगर मैं एक वुमेन को रैंडम चूज कर लेता हूँ, एक बंदा रैंडम चूज करता हूँ, बताओ अगर वो लड़की हो, वुमेन हो, औरत हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? एन ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, 4 औरतें हैं, 4। ओके, यहाँ पे वुमेन, वुमेन, WOMEN, वुमेन कितनी है बच्चों? 4 है, 4/50। ओके, क्लियर है ये बात। तीसरी है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन, यहां तक हो गया ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ वू को हटा दो, मेन की प्रोबेबिलिटी, मेन पहले यहां पे वुमेन करना, कितनी है मेन? 5 है, 5/6, 5/15 सॉरी। मेन, वू को हटा दो, मेन 5 1 टाइम 5 3 टाइम्स 15, तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया जी 6। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन दैट अ बैग, गिवन दैट अ ग्रुप की जगह अब आ गया बैग। अब यही वाली सारी चीजें जो आप समझ गए उसी तरह करना है। अ बैग कंटेन्स, एक बैग है जिसमें 14 आइडेंटिकल मार्बल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आ जाएंगी? 14। ठीक है, given that a bag contains 14 identical marbles, 14 बच्चों मार्बल्स हैं, 4 ऑफ विच आर रेड, जिसमें से 4 क्या हैं? रेड हैं, 5 ब्लैक हैं एंड 5 वाइट, 5 और ब्लैक एंड 5 और रेड। आगे बात समझ, ये गिवन था, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 14 हो गए। ठीक है, पार्ट 1 में कह रहे हैं या बैग कंटेन इट इज, अब कह रहे हैं एक बैग है ना, इसमें 14 मार्बल हैं, अगर मैं एक निकालता हूं उनमें से, ठीक है, तो बताओ क्या चांस है कि वो रेड होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ रेड मार्बल, ठीक है, रेड मार्बल, रेड लिख लो। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल, देखो रेड कितनी है बच्चों? रेड 5 से ना, रेड इन ऑफ रेड क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ 5 ही है। ठीक है, रेड, रेड 5/15 या टोटल 14 है, 5/14 एक ही बात है, बेशक ना भी लिखो, 5/14 आ जाएगा। ओके, लिख लो ये बात, ये बड़ी आसान से क्वेश्चन हैं, समझने हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज वाइट, अब रेड की जगह कह रहे हैं अगर मैं एक रैंडम उधर से मार्बल उठाता हूं ना, बताओ उस मार्बल के वाइट आने के कितने चांसेस हैं? वाइट, वाइट, इन वाइट भी 5 ही है, सो इन ऑफ वाइट, इन ऑफ वाइट 5/14 अगेन, क्लियर है। अब तीसरे में पूछ रहे नॉट वाइट, ये दूसरा था, अब दूसरे में वाइट था, अब तीसरा आ गया नॉट वाइट। क्या चांस है अगर मैं उस बैग में से एक मार्बल निकालता हूं वो वाइट नहीं होगी, बाकी जो मर्जी हो वाइट ना हो, रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। ओके, आप चूजिंग नॉट वाइट, ठीक है, इसके साथ नॉट वाइट लिख लो। अब वाइट नहीं होगी तो रेड एंड ब्लैक, रेड 4 आर रेड, 5 अब ब्लैक एंड, ठीक है, ये 5 वाइट है, सॉरी वाइट फाइंड कर लिए ना, वो वाइट 5 थी, WHIT नजर आ रहा है ना। अब वाइट नहीं होगी, ब्लैक और रेड तो हो सकती है, ब्लैक 5 है, रेड 4 है, 5 और 4 9। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाइट लिख दो, नॉट वाइट, नॉट वाइट कितनी है बच्चों? 9/50।
9/14 सॉरी। ओके, फेवरेबल 9, टोटल क्या है वो। ओके, क्लियर है। चलें नेक्स्ट। अब आ जाओ कि आयशा हैज अ कलेक्शन ऑफ 8 पे आ जाओ जी। आयशा के पास क्या है, कलेक्शन है बुक्स की इन हर लाइब्रेरी। ओके, आयशा हैज आ, ये तो सही नहीं लिखे, चलो दूसरी मार्कर ले लेते हैं। आयशा हैज आ, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, ठीक है। आयशा हैज आ कलेक्शन ऑफ 30 बुक्स, 30 बुक्स का कलेक्शन है जी उसके पास, ठीक है। आउट ऑफ विच, जिनमें से 10 आर मैथमेटिक्स, इधर नीचे लिख लेता हूं 10 आर मैथमेटिक्स, उसमें से जो 10 बुक्स हैं, इन विच लिख लो, इन विच, जिसमें से 10 हमारे पास मैथमेटिक्स की है, 8 हमारे पास उर्दू की है, फिर 5 इंग्लिश की हैं। ओके, 2 इस्लामिक स्टडीज की है। ओके, 5 कंप्यूटर की। समझ आ रही है राइटिंग की। आयशा एक बंदी है जिसके पास उसकी लाइब्रेरी में 30 बुक्स हैं, 10 मैथ की, 8 उर्दू की, 5 इंग्लिश की, 2 इस्लामियात की, 5 कंप्यूटर की, 18, 5, 23, 2 25 और 5 30 पूरी होगी। इफ वन बुक इज चूजन एट रैंडम, उसकी लाइब्रेरी से अगर मैं एक रैंडम बुक उठाता हूं तो कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 30, क्योंकि 30 बुक्स हैं। ओके, वी हैव टू फाइंड, पहले कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं एक उठाता हूं ना, बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है वो बुक जो हमारे पास होगी वो क्या होगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग इंग्लिश बुक लिख लो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ बुक ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की बुक चूज करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है ऑफ इंग्लिश, फाइंड करनी है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन ऑफ इंग्लिश। ओके, कितनी इंग्लिश की बुक्स, 5। ओके, तो इन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश कितनी है बच्चों, इंग्लिश की बुक्स 5 डिवाइडेड बाय 30, 5 पे 30, 5 1 जार 5, 5 6 जार 1/6 आ गया। ओके, आसान बातें हैं, बहुत आसान बातें हैं, क्लियर है ना। फिर दूसरी है कंप्यूटर की बुक। अब आप यहां पे लिखोगे इंग्लिश की जगह कंप्यूटर, यहां पे भी इसको खत्म करके कंप्यूटर, यहां पे भी कंप्यूटर। कंप्यूटर की कितनी बुक्स हैं, इसकी भी 5 हैं, तो कंप्यूटर इंग्लिश नेक्स्ट लिखोगे कंप्यूटर, कंप्यूटर की यही आएगा 5/30 विच इज 1/6। ओके, फिर तीसरी है नॉट मैथमेटिक बुक, मैथमेटिक्स बुक। कह रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है, मैं जो बुक चूज करता हूं वो मैथ्स की नहीं है, आप अ बुक, चूजिंग अ बुक that is choosing a book that is not mathematics, जो मैथमेटिक्स की बुक नहीं है बच्चों। अगर मैथ की नहीं है, 10 मैथ की है ना, 30 में से 10 निकाल लो, बाकी 20 तो हो सकती है। यहां पे फिर लिखोगे नॉट मैथमेटिक्स, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, पूरी स्पेलिंग कर लो। अब नंबर ऑफ नॉट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ना आने की जो फेवरेबल आउटकम्स 20 है ना, 10 मैथमेटिक्स की वो नहीं होंगी, बाकी 20 तो होंगी। यहां पे लिख लो नॉट मैथमेटिक्स, MATH लिख लेता हूं, यहां पे भी लिख लो नॉट मैथमेटिक्स, क्लियर है। फेवरेबल 20/30, 10 के 2 10 are 20, 3 10 are 30, ऐसे ही है सिंपल, 0 0 खत्म हो गया, 2/3 आता है। फिर ये तो पार्ट 3 था। पार्ट 4 कह रहे हैं उर्दू की बुक होने के क्या चांस है।
of getting a book of उर्दू। नॉट मैथमेटिक्स की जगह उर्दू करो, नॉट मैथमेटिक्स की जगह उर्दू करो। उर्दू की कितनी बुक्स हैं? 8। तो उर्दू उर्दू 8/30 क्लियर है। 8/30 2 के टेबल 2 4 आर 8 2 15 टाइम्स 30 ये आ गया। ओके क्लियर है ये बातें। यहां पे 8 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड यही क्वेश्चंस थे। इसके बाद एक और छोटा सा कंसेप्ट है वो देखते हैं। अब एक और बात देखो, मैंने हर फार्मूले में हर क्वेश्चन में सिर्फ ये फार्मूला यूज किया। आप कर सकते हो, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ उर्दू था ना, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल एन ऑफ उर्दू URDU डिवाइडेड बाय एन ऑफ सिंपल स्पेस टोटल। ये फार्मूला भी आप लिख सकते हो, ये लिखो एक ही बात है। ओके क्लियर है ये बातें। या आप यहां पे आगे ब्रैकेट डाल के एन ऑफ उर्दू जो आ रहा है, फिर इसमें एन ऑफ एस जैसे लिखो। क्लियर? ये अकेला भी लिखोगे फर्क नहीं पड़ता, ये भी लिखोगे कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे इंडिकेशन दी होती है, समझ जाता है एक पेपर चेक करने वाला। या इसके साथ ये भी लिखते हो कोई मसला नहीं है, आपको हर तरीका आना चाहिए। तो होप्स सो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।